हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट। आज हम लोग लाइट में बात करेंगे प्लेन मिरर की, है ना, यानी कि समतल दर्पण की। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में काफी सवाल बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर क्या क्या सवाल बनते हैं, मतलब क्या होता है प्लेन मिरर, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अले उपेंद्र, पुतुल, तनु, जसान, जय सरन, सनी, पूजा, दिवाकर, सूरज, पड़ी, सबा, तनुजा, कोमल, करिश्मा, पिंकू, प्रियंका, सुनीता, जितेंद्र, गोविंद, प्रसाद, गुलशन। और लास्ट में हम लोग आज सवाल भी करेंगे जो कि रिसेंट में जो आपका पेपर हुआ है एएलपी का और आरपीएफ एसआई वाला, उसके लगभग 12 के आसपास सवाल हैं मिक्स टॉपिक से। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट में आपके पेपर में, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। लास्ट में अराउंड 12 के आसपास सवाल हैं, है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल बात कर रहे थे कल हम लोगों ने सवाल देखा था कि जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है, वहां से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। उसमें आपका इमेज से सवाल बनता था, कई बार स्टेटमेंट से सवाल बनते हैं, है ना, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, एक तो रेज, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें या रे ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा। एक तो होती है पैरेलल, पैरेलल यानी जिसे हम कहते हैं समानांतर, पैरेलल रे, या जिसे हम कहते हैं समानांतर किरण। समझिएगा ध्यान से, समानांतर किरण। प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो तीन तरह की, एक पैरेलल रेज होती हैं। पैरेलल रे में क्या होता है कि हर किरण एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे रहेगा। हर किरण जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे समान दूरी पे रहेगा, इस तरह से। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रकार की जो किरणें हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की प्रकाश की किरणों को हम लोग पैरेलल रेज बोलते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग रे। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, कन्वर्जिंग रे, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण जो होता है इसमें क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं इसमें किसी न किसी एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, ऐसे आकर के मिलती है। किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर के ये क्या करेगी, एक दूसरे से मिलेगी। तो जो ऐसे रेज जो होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग रे बोलते हैं। और थर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, थर्ड टाइप ऑफ जो रे होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग रे, या फिर इसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण। और अपसारी किरण जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश की किरणें ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है बल्कि एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती है, फैलती है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो आपका पैरेलल रे होता है ये क्या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। जो अभिसारी किरण है ये एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। लेकिन जो अपसारी किरण है वो भी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करेगा, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अगर हम इसे पीछे की तरफ लाएंगे ना अपसारी किरणों को, तो ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। अगर मान लीजिए इसे हम थोड़ा सा क्या करें, अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे ले आए, मान लीजिए इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा पीछे ले आएंगे तो ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी। वाकई में नहीं काटेगी, लेकिन ये एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो सकती। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसे पहले बनाइए फिर हम लोग बात करेंगे
इमेज की, इमेज क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज प्लान मिरर। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं। ठीक है, चलो, गुड गुड गुड। नाउ इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो क्या बनता है? इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। When two light ray intersect each other or seems to intersect each other, then image is formed. One light ray intersect each other or seems to intersect each other, then image is formed. Now, image जो होता है आपका दो प्रकार का होता है ना? It is of two type. एक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज, और वी कैन से वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत सवाल बनता है यहां से, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है सर? वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है सर? जब दो प्रकाश की किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटे, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटे, यानी रियल में एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और याद रखिएगा, इसे स्क्रीन पर यानी इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक, और याद रखिएगा, रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज हमेशा यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है, यानी कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और इस प्रकार की बात करें तो दोस्तों, जो हमारा आंख है, हमारे आंख में भी कैसा इमेज बनता है? हमारे आंख में भी रियल इमेज बनता है, हमारे आंख में भी इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज बनता है। कहां पर? रेटिना पर। यानी कि हमारे आंख के अंदर जो रेटिना है ना, वो किसकी तरह काम करता है? एज ए स्क्रीन काम करता है। कहेंगे सर ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप, वस्तु तो आना सीधी दिखती है। कहां आप हमें उल्टे कहां दिख रहे हैं? सीधे दिख रहा है। ऐसा तो नहीं आपका सर नीचे पैर ऊपर दिख रहा है, ये सही नहीं। याद रखिएगा, हमारे आंख पर जो इमेज है ना, वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन हमारे आंख से एक नर्व निकला होता है, कहां तक? हमारे ब्रेन तक जाता है, ऑसिपिटल लोब तक जाता है। और ये जो इमेज जब हमारे ऑसिपिटल लोब पर पहुंचता है, तब जाकर के क्या होता है? वो इमेज सीधा होता है, और इसलिए हमें वस्तु क्या होती है? सीधे दिखती है। ठीक है, लेकिन हमारे ब्रेन पर किसी इमेज का परसिस्टेंस, यानी हमारे ब्रेन पर कोई भी इमेज कितने समय तक रहता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए।
फटाफट बताओ सभी लोग। और यहां तक किसी को कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा। व्हेन टू लाइट रे इंटरसेक्ट ईच अदर इन रियल, व्हेन टू लाइट रे इंटरसेक्ट ईच अदर इन रियल, देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। एंड कितने समय के लिए रहता है? फॉर 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड के लिए रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि जब रियल इमेज बनता है ना, रियल इमेज बनता है तो उसे आप किसी स्क्रीन पर ले सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर पर आप फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर्दे पर फिल्म चलता है ना, तो एक्चुअली वीडियो वगैरह कुछ नहीं होता। आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपको दिखता होगा वीडियो चलता हुआ, नाम ही है उसका। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं मूवी को? चलचित्र बोलते हैं ना जी, चलचित्र। वो चित्र एक्चुअली बन रहा होता है वहां पर, लेकिन इतना फास्ट चित्र बनता है ना, वो आपको लगता है वीडियो की तरह। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, ऑक्यूलर इल्यूजन, या हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि भ्रम, और वो भी एक प्रकार का ऑक्यूलर इल्यूजन ही है। जो आप लोग सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखते हैं, वो वीडियो चलता हुआ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में वीडियो नहीं होता। आपके ब्रेन पर 1 सेकंड में 1000 ऑफ इमेज फॉर्म कर दिए जाते हैं। ठीक, बात समझ में आए? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैन आई मूव? ठीक, नाउ व्हाट इज वर्चुअल इमेज? सेकंड वन इज वर्चुअल, या इसी को इमेजनरी भी बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, और वी कैन से आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जब दो प्रकाश की किरणें, जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काटती, वास्तविक रूप से नहीं काटती है, लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिएगा। जैसे यह कोई प्रकाश की किरण है, ये एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है, ठीक, यानी एक दूसरे को ये आगे कहीं पर काटेगी क्या? नहीं। लेकिन मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा, अगर इसको हम पीछे लेकर चले, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हुई महसूस होगी। काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं काटे, बल्कि काटती हुई प्रतीत हो, सीम्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वहां पर क्या बनता है आपका? वहां पर आपका वर्चुअल इमेज बनता है। और याद रखिएगा, इसे स्क्रीन पर ले सकते हैं क्या? इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और याद रखिएगा सर कि वर्चुअल इमेज हमेशा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। देख लीजिएगा, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और इसे लिखना है इंग्लिश में, लिख लीजिए, व्हेन टू लाइट रे do not intersect each other in real but seems to intersect each other, then virtual image is formed. When two light ray do not intersect each other in real but seems to intersect each other, then virtual image is formed. Okay, बिल्कुल डाइवर्जिंग रे जब होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। जब आपका कन्वर्जिंग रे होगा तो आपका रियल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल और रियल ये दोनों इमेज आपको समझ में आ गया, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर है? हाँ या नहीं बताइए। नाउ वी विल मूव टू प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन
मिरर की बात करेंगे। कैन आई मूव? ठीक है। हाँ, इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, इसे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। पवन जी, इसे पर्दे पर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये रियल में नहीं काट रही है एक दूसरे को ये प्रकाश की किरण, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दर्पण में, प्लेन मिरर आपके सामने लगा, उसके पीछे कोई इमेज बन रहा है, उसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, जैसे आप प्लेन मिरर में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो वर्चुअल इमेज है। कार का जो साइड मिरर है उसमें जो इमेज देखते हैं वो आपका वर्चुअल इमेज है, ठीक। जो रेयर व्यू मिरर होता है कार में, उसमें जो आप मिरर देखते हैं, उसमें जो इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है ना, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद प्लेन मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। और सर समतल दर्पण की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट पॉइंट, जो प्लेन मिरर है ना सर, समतल दर्पण का परावर्तक सतह, समतल दर्पण का परावर्तक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की लेप चढ़ाई जाती है। रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज कोटेड, रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज कोटेड विथ AgNO3, विथ AgNO3। और इस AgNO3 के बारे में याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। एंड इसी सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनार कास्टिक कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा, है ना। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और अगर इस लूनार कास्टिक में ना, ध्यान से समझो इस चीज को, अगर ये AgNO3 है, इसमें अगर मिला देते हैं ये C6H6 मिला देते हैं ना सर, C6H6, ये क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन जो कि जिसका आविष्कार किसने, माइकल फैराडे ने किया था, है ना, जिसका आविष्कार किसने, माइकल फैराडे ने किया था, जिसको मतलब माइकल फैराडे ने बनाया था बेंजीन को। और याद रखिएगा इसके साथ जब बेंजीन बनाते हैं ना तो ये बना देता है क्या, ये बनाता है वोट की इंक। जो वोट डालने जाते हैं तो उसमें जो इंक लगाते हैं ना, जिसको इंडेलिबल इंक बोलते हैं, है ना, उस इंडेलिबल इंक में इसी सिल्वर नाइट्रेट और बेंजीन का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग ये बताइए कि बेंजीन जो है उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर देयर इन बेंजीन, है ना। रोहित, उसमें यूज होता है रेयर व्यू मिरर के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का, बट हैव टू वेट। आगे पहली बार तो दे दिया तुम्हारा जवाब, आगे नहीं चलना है 4 कदम, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, वहां पर क्या क्या यूजेस है वहां पर बताएंगे किसका यूज है, ठीक है। और याद रखना जो बेंजीन है, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। वन लाइनर में लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सवाल बनता है, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है उसमें, ठीक है। तो यानी याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है, रिफ्लेक्टर सरफेस होता है, उस पर किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग होती है। सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक। और सिल्वर नाइट्रेट में अगर बेंजीन मिला देते हैं ना तो उससे क्या बनता है आपका, उससे बनता है वोट की इंक, वोट की इंक, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, याद रखिएगा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण का फोकस दूरी, समतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत यानी कि इंफिनिटी होता है। Focal length and center of curvature of plane mirror is infinite. Center of curvature and
फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर इज इनफाइनाइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपका फोकल लेंथ क्या होता है, वी विल डिस्कस फर्दर। हम लोग इसको पूरा डिटेल में इसका डेफिनेशन देखेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग इसे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, वोट के टाइम पे जो नेल पे लगाते हैं वही होता है वोट का इंक, ठीक है। तो इसे पहले लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, पहले यहां तक लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। अरे जब केमिस्ट्री में आएंगे ना बताएंगे कैसे 12 सिग्मा, कैसे 12 सिग्मा बॉन्ड और कैसे 3 पाई बॉन्ड है इनकी। उसके लिए पहले आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझना पड़ेगा, वो जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया। यहां पर हम बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड कैसे होता है। उसके लिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझना पड़ेगा ना, ठीक है। वो तो मैंने बस एक एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो उससे मैंने बता दिया कि आप लोग वन लाइनर में लिख लो, ठीक है। क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा प्लान मिरर में या समतल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तथा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी प्लान मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ इमेज, है ना। यानी कि प्लान मिरर जो है ना, प्लान मिरर में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और जितना वस्तु का साइज है, जितना वस्तु का आकार है उतने ही साइज का बनेगा, उतने ही आकार का बनेगा, ठीक है। क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। याद रखिएगा प्लान मिरर में किसी वस्तु का इमेज, प्लान मिरर में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है। समझिए, ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये एक प्लान मिरर है, ठीक। इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने रखा, कितनी दूरी पर रखा, मान लीजिए इसकी दूरी है आपकी 4 मीटर। तो ये जो इसका इमेज बनेगा ये किधर बनेगा, इधर सेमी साइज का बनेगा। मान लीजिए अगर इसकी हाइट, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर है तो इसकी भी हाइट क्या होगी, 1 ही मीटर होगी इमेज की। और यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। यानी कि अगर यहां पर अगर 4 मीटर की दूरी पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका जो इमेज है वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, लेकिन किधर, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। अब इससे सवाल कैसे बनता है हम लोग देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, यहां से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाता है वो हम देखते हैं पहले, ठीक। याद रखिएगा प्लान मिरर, इन प्लान मिरर object image is formed behind the mirror at same distance at which object is placed in front of mirror. In plan mirror
image is formed behind mirror at same distance at which object is placed in front of mirror. ठीक है सर, हवा 300 मीटर की दूरी को लास्ट में पूछ लेना रोहित, ये सवाल है ना लास्ट में। इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आ रहे हैं न्यूमेरिकल। अभी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं अभी हम, बिल्कुल गौतम जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, अभी लिखेंगे वो सारा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, फिर से आगे कुछ लोग सर केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा? अरे भाई फिजिक्स पहले कंप्लीट कर लेने दो, केमिस्ट्री कर देंगे स्टार्ट, है ना। पहले फिजिक्स कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। या केमिस्ट्री पढ़ना है तो बताओ, फिजिक्स बंद कर देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं पहले, जिनको ज्यादा जल्दी। ऊपर वाला पॉइंट समझा दीजिए। ऊपर वाला पॉइंट मैंने ये बोला है कि प्लेन मिरर में वस्तु का हमेशा कैसा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगा, और वस्तु के समान आकार का, यानी कि जितना आकार वस्तु का है ना 1 मीटर, तो वही आकार होगा किसका, इमेज का भी 1 मीटर की साइज का ही बनेगा, है ना। बात समझ में आए? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। समझो, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने सात मीटर की दूरी पर रखा जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर की ओर दो मीटर बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट तथा इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? तो ऑब्जेक्ट तथा इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? इस तरह का सवाल आपसे पेपर में बनता है। कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मिरर के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब 7 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर की ओर 2 मीटर बढ़ जाता है, ठीक, तो उसका अब जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो यहां पर देखिए, यह क्या है, आपका मिरर है। अब इसके सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका दूरी कितना है, 7 मीटर है, तो इसका इमेज भी कितने दूरी पर बनेगा, 7 मीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन कह रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, अब ऑब्जेक्ट कितना 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का अब कितना दूरी हो गया, 5 मीटर, तो इसका इमेज भी क्या इधर 5 मीटर की दूरी पर बन जाएगा। ये अगर अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी अब क्या हो जाएगी, 5 + 5 यानी 10 मीटर, ठीक। और यहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि पहले जो इमेज बना था और वर्तमान में इमेज जो बना, उसके बीच की दूरी क्या है। पहले जो इमेज जहां पर बना था और वर्तमान में जो इमेज जहां पर बना है, उसके बीच की दूरी क्या है। पहले कितने मीटर पर बना था, 7 मीटर पर, अब कितने मीटर पर बन रहा है, 5 मीटर पर, तो उसके बीच की दूरी कहां हो गई, 2 मीटर हो गई, ठीक है। यहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि वर्तमान में जो ऑब्जेक्ट जहां पर है और उसका जो पहले इमेज बना था उसके बीच की दूरी क्या है, तो 5 + 7 हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
आपसे पूछ सकता है कि पुराने जहां पर इमेज बना था वो और वर्तमान में ऑब्जेक्ट जहां पर है वो, उसके बीच की दूरी क्या है? तो 5 मीटर प्लस 7 मीटर क्या 12 मीटर हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहां पर जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा प्लेन मिरर में इमेज भी आपका दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है ना? बात समझ में आई? और इसलिए यहां पर देखिए, अगर यहां पर पहले क्या था 7 मीटर डिस्टेंस था, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है 2 मीटर इधर चला गया। कितना कह रहे हैं? 2 मीटर इधर गया। 2 मीटर इधर गया तो कितना, 7 में से 2 घटाइए कितना, 5 मीटर। अब दूरी कितना रह गया? 5 मीटर रह गया। इमेज भी आपका दर्पण के पीछे 5 मीटर पर बनेगा। फिर अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच दूरी क्या होगी? 5 प्लस 5 10 मीटर। यही सवाल में पूछ रहा था। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन को लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट is in front of 7 meter of a plane mirror, and if object moves towards plane mirror by 2 meter, then what is this distance between object and image formed? ठीक है। और इंग्लिश में आप लिख लिया करो, कहीं आपको पेपर में खुद से नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना? कुछ बच्चे बार बार के सर प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अपनी भाषा में आप लिख लिया करो, है ना? ठीक है। अच्छा एक बार और, वाह, चलिए एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन में देखो साफ साफ मतलब कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट को 7 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 2 मीटर बढ़ा, तो अब देखो मिरर की तरफ जब 2 मीटर बढ़ा तो इसके बीच का दूरी कितना होगा? 5 मीटर। तो इसका इमेज अब यहां पर 5 ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर है, तो इसका इमेज कहां पर होगा? 5 मीटर पीछे बनेगा। अब कह रहा है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर होगी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की ओर v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, चलता है, तो उसका इमेज भी दर्पण की ओर v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। अब देखना कई लोग यहां पर आ जाएंगे अभी, है ना? मुझे पता था, है ना? पता था 2v आएगा सबका, है ना? अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझो, यह ऑब्जेक्ट है, यह मिरर की ओर किस स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से। तो इसका जो इमेज है यह भी इधर v स्पीड से ही चलेगा, ठीक। लेकिन क्या है? तो याद रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को उसका इमेज, ऑब्जेक्ट को उसका इमेज 2v स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2v स्पीड से आता हुआ दिखेगा। क्यों? ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति के कारण, है ना? सापेक्ष गति के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इधर ये v से चल रहा है, ये इमेज भी v से चल रहा है। ये जब देखेगा ना इमेज को, तो इसको किस स्पीड से आता हुआ दिखेगा? v प्लस v यानी 2v। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन करते होंगे आप लोग, ठीक है? ट्रेन वाला क्वेश्चन करते होंगे आप लोग कि अगर एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो इसमें अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड से रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड से रही, तो क्या होगा सर?
ठीक है, बात समझ में आ गई। याद रखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स मिरर विथ अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, इट्स इमेज also moves towards the mirror with a velocity of with a speed of v meter per second, but object sees its speed of 2v मीटर पर सेकेंड, ऑफ 2v मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो उसका स्पीड है वो 2v मीटर पर सेकेंड दिखेगा। ठीक, यहां पर आप ट्रेन वाला पढ़े हैं क्वेश्चन, अगर कोई ट्रेन इधर से जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, इधर से जा रही है 10-20 मीटर प्रति सेकंड से विपरीत दिशा में, आप इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये ट्रेन किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, 20 + 10 यानी 30 से। हाँ, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं जब विपरीत दिशा में जा रही होती है। अब यहां पर ये v से आ रहा है, ये भी इधर v से जा रहा है, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहां पर तो इसको इसका स्पीड कैसा दिखेगा, v + v यानी 2v दिखेगा। आया समझ में, या अभी भी नहीं आया है समझ में? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। हाँ जी, अब इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं। हाँ, गुड 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 ना, अब देखिए प्लान मिरर में किसी वस्तु का, प्लान मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पिंड का पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। प्लान मिरर ऑलवेज फॉर्म laterally inverted image of an object, laterally inverted image of an object, है ना? ठीक है, यहां पर हम गणित भी पढ़ा था, अरे विपरीत दिशा में जाएगा तो भाई घटेगा। यहां पर मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है, मतलब अगर सेम विपरीत दिशा में तो जुड़ेगा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो घटेगा। अब यहां पर हम गणित भी पढ़ाएं तुम लोगों को। हाँ, ये इधर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन जा रही है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से। इसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है, इसको ये इस ट्रेन का स्पीड कितना दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड दिखेगा। यानी जब सेम डायरेक्शन होता है तो घटता है, विपरीत दिशा होती है तो जुड़ती है। यहां पर समझिए पार्श्व उल्टा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है। पार्श्व उल्टा इमेज का मतलब क्या होता है, जब आप प्लेन मिरर में आप खुद को देखते हैं, आपका जो लेफ्ट है ना वो आपको किधर दिखता है, राइट में दिखता है। यानी कि जो आपका बायां है वो आपको दाएं में दिखता है, और जो आपका राइट है वो आपको किस में दिखता है, लेफ्ट में दिखता है। यानी आपका जो दायां है वो आपको कैसा दिखता है, बाएं में दिखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में वस्तु का पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। याद रखिएगा प्लेन मिरर में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्लेन मिरर में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की ऊंचाई, प्लेन मिरर की ऊंचाई या समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, न्यूनतम आधी होनी चाहिए। बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यहां पर
वस्तु की ऊंचाई यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए प्लेन मिरर की ऊंचाई मिनिमम वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। टू सी अ कंप्लीट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट or full image of any object, height of a plane mirror should be minimum half of the height of the object, half of the height of the object, है ना। यानी कि अगर प्लेन मिरर में मान लीजिए किसी वस्तु, सवाल कैसे बनता है आपका, यहां से सवाल आपसे बनेगा कि अगर एक 100 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, 100 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, जैसे क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा, कैसे समझिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि एक 100 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, उसका इमेज देखने के लिए हमें कौन सा प्लेन मिरर उपयुक्त होगा, किस ऊंचाई का प्लेन मिरर उपयुक्त होगा, और ऑप्शन दे देगा 30 मीटर हाइट का, ऑप्शन दे देगा 40 मीटर हाइट का, ऑप्शन दे देगा 60 मीटर हाइट का, ऑप्शन दे देगा ऑल। बताओ, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो कौन सा प्लेन मिरर यहां पर देख पाएगा, 100 मीटर टॉल अगर बिल्डिंग है तो क्या उसका इमेज इस 30 मीटर वाले में दिखेगा, पूरा इमेज नहीं दिखेगा, उसका पूरा इमेज इस 40 मीटर में दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, 60 मीटर वाला जो है वो उसमें दिख जाएगा। मिनिमम 50 मीटर हाइट का प्लेन मिरर होना चाहिए। बात समझ में आई? डी वाला सब जो है ना नींद में है ना, इन लोगों को समझे में नहीं आ रहा है कुछ। ऑल कैसे हो जाएगा? जब मैंने अभी बोला कि किसी वस्तु का अगर पूरा इमेज देखना है तो उसका जो अगर प्लेन मिरर का जो हाइट होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, जो वस्तु का ऊंचाई है उसका आधा होना चाहिए। अब 100 मीटर का बिल्डिंग है, उसका अगर हमें पूरा इमेज देखना है तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए प्लेन मिरर का, 50 मीटर। तो यहां पर 50 मीटर से ज्यादा वाला देखना है आपको। हाँ, यहां पर अगर हम दे देते हैं ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन में अगर हम चेंज कर दें, यहां पर कर दें हम तो ऑप्शन में, यहां पर कर दें 50 मीटर, यहां पर कर दें 65 मीटर और यहां पर डी, तो फिर आपका उत्तर डी हो जाएगा। आया बात समझ में? अरे हाँ नहीं, क्लियर? यहां तक लिखो फटाफट, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कौन दिक्कत है बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। Can I move? चलिए अगला है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर दो समानांतर प्लेन मिरर के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, अगर दो समानांतर प्लेन मिरर के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका अनंत इमेज बनता है या उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा प्रतिबिंब सबसे अस्पष्ट होता है, सबसे अस्पष्ट होता है। इफ टू प्लेन मिरर, इफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लीजिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर then
number of image formed is infinite and second image is most clear. second image is most clear. यानी कि जैसे मान लीजिए आप सैलून वगैरह में जाते हैं ना, दाढ़ी बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, ऐसे मान लीजिए दोनों तरफ प्लेन मिरर रहता है और यहां पर बीच में आपको बिठा दिया गया है ना, आपका नाई बाल काट रहा है, यहां पर आपका जो इमेज बनेगा इसमें अनंत इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड इमेज बनेगा नहीं, पहले के बाद जो दूसरा इमेज बनेगा ना, वो सबसे क्लियर होगा, ठीक। वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। जब दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका अनंत इमेज बनता है, और यहां पर जो सेकंड इमेज होता है ना, दैट इज वेरी क्लियर, है ना, बहुत क्लियर होता है, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए अब जो इसके आगे का स्टोरी है ना, इसका आगे का जो स्टोरी है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे रिलेटेड अभी आज जो है ना कुछ सवाल है, लगभग 12 क्वेश्चन है, तो उसमें हमारा 10-15 मिनट चला जाएगा, 10 मिनट के आसपास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया आपका रिसेंट का जो पेपर है ना, उसमें पूछा गया है। रिसेंट का जो पेपर हुआ है एएलपी या एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी जो पेपर हुआ है रिसेंट में पूछे गए पेपर का क्वेश्चन है ये, है ना, ठीक है। अभी बता देते हैं सूरज, ये क्वेश्चन करवा देते हैं, लास्ट में आपका सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है इस बच्चे का, ये है ना जी, 300 मीटर का दूरी जो है 2 मिनट 30 सेकंड में, यही पूछ रहे हो, कंप्लीट करता है, यही पूछ रहे हो, यही सवाल है तुम्हारा। तो 300 मीटर है, बट समय कितना है बताओ, 60 दूनी 120 प्लस 30 150 हुआ ना जी। तो कितना हो गया, कितना मतलब 150 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो कितना इसका स्पीड हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ये हो गया इसका दूरी 2 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 5/18 किलोमीटर पर आवर। यही है क्वेश्चन तुम्हारा। तो 10/18 हो जाएगा, 10/18 मतलब कितना, 2 से 9 बार में काट दो ना, 5/9 किलोमीटर पर आवर। यही होगा आपका उत्तर, देख लीजिएगा जिसका भी सवाल है। यहां पर देखो क्या है, विबग्योर। तो सबसे पहले ब्लू, फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ऑरेंज, ये होगा ना, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज। कहां पर है ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, ए में, पहले में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। ऐसा ही सवाल बनता है आपके पेपर में, दिमाग लगाने कुछ बच्चे हैं, बी उत्तर दे रहे हैं, कुछ अलग दे रहे हैं, कुछ 2 कुछ 5, मतलब 5 तो नहीं, कुछ 4, पता नहीं कैसे दे रहे हैं। अरे नींद में हो तो जागो, समझते हैं ठंड है, लेकिन दिमाग में ठंडा मत लगाओ, टोपी ओपी पहन के रहा करो। अच्छा 18 बटे यहां पर उल्टा कर दिया मैंने क्या, अरे सॉरी ये उल्टा हो गया है ना, 2 × 18/5 हो जाएगा, यानी 36/5 है ना, मैंने उल्टा कर दिया है, 36/5 हो जाएगा। 5 × 7 = 35, 2 7.2 किलोमीटर पर आवर होगा। ये बाबू देख लो उत्तर, जिसका भी सवाल है। हाजी सूरज का सवाल था, यही है उत्तर तुम्हारा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। बी भी सही है, बैगनी, नीला, हरा, पीला। हाँ दूसरा भी सही लग रहा है, बैगनी है, नीला है, ठीक है, हरा है, पीला है, सेकंड भी हो सकता है यहां पर, है ना, सेकंड भी हो सकता है, बिल्कुल सेकंड भी, ए और बी दोनों हो जाएगा फिर, है ना। हाँ दोनों होगा यहां पर हो सकता है, इसमें ऑप्शन में कुछ मतलब हो सकता है गड़बड़ी हो, है ना।
तो यहां पर लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन है तो दोनों यहां पर होगा, है ना, देख लेना दोनों होगा, ठीक, ए और बी दोनों हो सकता है यहां पर फिर इस क्वेश्चन में, है ना, जबकि मैंने पेपर से ही क्वेश्चन लिया, हो सकता है क्वेश्चन ही गड़बड़ बना दिया और रेलवे वालों ने, करते हैं ये लोग ऐसा भी, ठीक है। खैर चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो। ये न्यूमेरिकल है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना है 5, फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है इस सवाल में, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी रिसेंट का, ये सारा क्वेश्चन रिसेंट का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा है कि कौन सा इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसके एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, पहला भी है दूसरा भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, हाँ। नेक्स्ट है, कह रहा है इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा करेक्ट है, इसमें से यह आपको बताना है, कौन सा इसमें से करेक्ट है यह आपको बताना है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा सर। और सिंपल सी बात है, इनर्सिया का मतलब क्या, इनर्सिया किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। जब कोई वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करे उसी को क्या बोलते हैं, इनर्सिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या, इनर्सिया। और जड़त्व का गुण सबसे पहले किसने दिया, जड़त्व का गुण सबसे पहले किसने दिया बताओ, जड़त्व का गुण सबसे पहले किसने दिया, या जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया, गैलीलियो ने, है ना। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये पूछा गया सब क्वेश्चन है, पूछा गया सब क्वेश्चन है, बताइए। So the mass of an object is the same as its weight? No. The mass of an object is not the same as its weight? Correct. And mass is scalar quantity whereas weight is a vector quantity. Correct. उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन 4, 4 is the right answer. 2 and 3 ये जो है आपका करेक्ट है। अगला है द रिलेशन बिटवीन थ्रस्ट, प्रेशर एंड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन मीडियम इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है थ्रस्ट, प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये भी आपको बताया गया है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है आपको ये अगर पता है ना, आपके लिए उत्तर चुटकी भर का। अगर आपको पता है व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या है, किसी भी लिक्विड या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो उसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा जो बल लगाया जाता है दैट इज थ्रस्ट, है ना।
और थ्रस्ट यानी फोर्स, थ्रस्ट क्या एक प्रकार का बल है, और बल इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर आप क्या करिए, फोर्स की जगह पर क्या थ्रस्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर थ्रस्ट दिया हुआ है, टी बाय ए हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू ए। कुछ है क्वेश्चन में बताओ, लेकिन वही है ना, थ्रस्ट दे दिया, बच्चा सब कंफ्यूज। यही खेल होता है आप लोगों के साथ एग्जाम में भी। आया समझ में? अरे हाँ नहीं बोलो। चलो नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए सवाल को, देखिए मोशन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है ना। मोशन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अ मूविंग बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन इच सेकेंड। कह रहा बॉडी किस प्रकार के मोशन में है, कह रहा एक गतिमान वस्तु प्रत्येक सेकंड में एक सीधे रास्ते पर 10 मीटर की दूरी तय करती है, शरीर किस प्रकार की गति में है, बताइए। गैर समान रूप से त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन में है। किस प्रकार का गति कर रहा है, 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में मतलब 10 मीटर का दूरी तय कर रहा है, यानी कि वो किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है ना। क्लियर। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी सारा रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल बनते हैं पेपर में, आपसे किस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F acting in the same direction. The work done by the force is, क्या वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पूछ रहा है आपसे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना एस है, एफ इंटू क्या हो जाएगा एस, सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 एफ इंटू एस हो जाएगा। अरे हाँ नहीं बोलो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इक्विवेलेंट टू द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। सीधा सीधा डेफिनेशन आपको लिखाया गया है क्लास में, अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं और सीधा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बताता है टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस या दूरी। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्क एनर्जी एंड पावर से न्यूमेरिकल है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा है यदि एक आदमी 1 किलो भार जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कह रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लगना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एमजीएच। एमजीएच मास कितना है 1 केजी, जी कितना है 10, एच कितना है 2.5, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 जूल, यही होगा ना जी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर देखो ये स्टेटमेंट 1 यहां पर है, स्टेटमेंट 2 यहां पर है, स्टेटमेंट 3 यहां पर। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमें ऐसे करके रखना पड़ा है। यहां पर पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट यहां से है, तीसरा स्टेटमेंट यहां से। पढ़ो और इसका उत्तर दो, पढ़िए और उत्तर दीजिए इसका। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी से स्वतंत्र है।
अरे भाई ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। स्वतंत्र है क्या जी, नहीं है, पहला तो गलत है। जहां पर पहला है ना उसको हटा दो सीधा, कुछ देखो ही मत, पहला हटा दो, आपके पास सीधा उत्तर आएगा ऑप्शन। एलिमिनेशन से भी आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। बाकी दूसरा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर है, और दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह भी बराबर है ना। और इस कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको किसने खोजा है बताइए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है वो किसने खोजा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है वो किसने खोजा है। गैलीलियो ने, अच्छा कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, याद रखना ये हेनरी बैक्वरल ने। कभी कभी ना नोट में रिवाइज किया करो तुम लोग। कह रहा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या, u प्लस बी अपॉन 2, ये होता है क्या एवरेज वेलोसिटी। हाँ, लेकिन कह रहा फॉर किस कंडीशन, जाकर के नोट्स देखिए वहां पर आपको लिखाया गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का आधा होता है, यानी उसका मीन होता है। ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा होता है। जाकर के नोट्स उल्टा मोशन वाला चैप्टर जाकर के देखो, जहां पर एवरेज वेलोसिटी बताया गया है, वहां पर बकायदा बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, अगर ऑब्जेक्ट एक समान त्वरण में है, तो उसका जो औसत वेग होता है u प्लस वी अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सवाल। बाकी मिलेंगे हम कल हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, कल हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। अगर 10 है या उससे ऊपर है तभी समझो कि सही है, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। और कल हम लोग लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना, जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलिए। T इज इक्वल टू पी इंटू ए इसलिए है क्योंकि T यहां पर क्या है, फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब वही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वाईटी पर कल शायद क्लास हो आपकी, वाईटी पर मैं कल शायद कल होगी क्लास 1 से 3 के बीच में, है ना, कल यूट्यूब पर केजीएस रेलवे एग्जाम पर। उसमें मैं शायद कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस, थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस कराऊं कल, शायद मैं वहां पर पीरियोडिक टेबल आपको कराऊं, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराऊं, मतलब जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कल यूट्यूब पर ज्यादा चांसेस है पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, 1 से 3 के बीच में। ठीक है, तो किसी को भी अगर देखना है, ऐसे में कल की क्लास जो आपकी होगी उसमें मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा, है ना, आप लोगों को किसी को देखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं कल आपसे, केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद होगी, है ना, कल मिलते हैं इसके आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।